जी बेटा, मैंने आपसे स्लाइड शेयर की, आप देख वालेकुम सकते हैं। जी सर। जी जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं जी। अगला जी, आज हमारा पोर्शन है जी सेंटिमेंट एनालिसिस। अगेन बेटा, हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ नाइफ बेस। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो प्रोजेक्ट के हवाले से बात करनी थी जो आपने शेयर किया, जी जी वो मैं रीड बताएं। कर रहा था अभी। जी जी सर वो आपने अभी इम्प्लीमेंटेशन का बोला था, हमारा तो ये अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और हमने तो पहले आरएम भी नहीं पढ़ा हुआ, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला। तो इस वाले से बात करनी थी कि वो इम्प्लीमेंटेशन वो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं, आपने कोशिश तो करनी है ना यार। अगर आप जी ये सर कहते हैं जी इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए मुश्किल होगी, मैंने बेटा आपको अलाउ कर दिया, आप 4 लोग जो हैं वो एक टीम में हो सकते हैं, तो कोशिश करें किसी ऐसे मेंबर को आप अपनी टीम में ले लें जो इम्प्लीमेंटेशन में भी वो आपके लिए कर सकें। बिल्कुल सर, हमने सर मैंने भी ना आराम नहीं पढ़ा हुआ, ना हमने इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से की है, तो जी सर ये जी काफी डिफिकल्ट टफ काम लग रहा है हमें। कोशिश करें बेटा, कोशिश सर करें। वो बात सर सर इसके आपकी वो बात अलावा जो बिल्कुल ठीक है, बाकी कोशिश तो हम सब्जेक्ट का भी करेंगे ही, बर्डन लेकिन है। सर ये फिर भी काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि बेटा सर टर्म पेपर टाइप हमने पहले थोड़ा बहुत किया, वो थोड़ी उसकी थोड़ी बहुत समझ है, वो भी हमने अच्छा, अपने भी हाफ पे किया था, क्योंकि हमने आरएम तो पढ़ा ही नहीं, हमें तो कुछ प्रॉपर पैटर्न का आइडिया ही नहीं है कि वो उसको ठीक है किस तरह से यानी कि डेवलप करना है। बेटा, बात ये है तो कि सर ये भी कुछ हद टर्म, तक हमने यूं समझें जी कि जी ये भी आपका टर्म पेपर ही है। मैंने सर, लेकिन इसमें इसमें इम्प्लीमेंटेशन का भी आपने कुछ एक फैक्टर डाला ना। जी जी, तो कोशिश कीजिए, आप देखिए ना, आप मुझे अपना प्रपोजल लेके आए, लेट्स से अगले हफ्ते आप मुझे दें। आप अगर नॉन इम्प्लीमेंटेशन की बात उसमें करते हो, लेट्स सपोज, तो उसमें कुछ ना कुछ ये लेकर आए कि आप फिर किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि आपके इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो उसको फिर आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। सर ये बेसिकली ना इम्प्लीमेंटेशन में इशू आ रहा है, जी जी यस क्योंकि सर। वो टाइप हो ना तो उसमें कर लेते हैं, क्योंकि उसमें नेट से काफी हेल्प मिल जाती है। ये इम्प्लीमेंटेशन को कोडिंग को ना सर काफी टाइम हो गया है, क्योंकि उसके साथ इंटरेक्शन नहीं ना है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसकी वजह से आप जरा अगर सर्च इंजन को जरा इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करें तो ये मसला भी आपका काफी हद तक रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन आपने समझना जरूर है कि आप कर क्या रहे हैं। सर वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा था बेसिकली कि अगर आप जी जी, इसको चेंज कर लें, क्योंकि आपने रिसर्च टाइप या टर्म पेपर टाइप आप प्रोजेक्ट की जगह कर दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। टर्म पेपर में आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे डिफाइन सर करेंगे टर्म क्योंकि पेपर होते सर वो जो से रिसर्च हमने लास्ट टाइम भी की थी, जी जी और पेपर्स होते हैं उनको स्टडी करके रिसर्च में जो सा उनका रिजल्ट्स वगैरह निकलते हैं, जी जी कंपैरेटिव स्टडी वो कंबाइन करके सेल्फ डेवलप करना होता है, तो वो ज्यादा इजी रह जाता है। मेरे ख्याल में ये भी वही काम है, मैंने आपसे कोई और चीज तो नहीं मांगी। मेरा सिर्फ ये सर वो कहना मैं है कि आपकी बात लेट्स से आप 2-3 चीजों को स्टडी करते हैं, आप उनमें से किसी ठीक एक है। चीज आपको समझ आती है, आप उसको इलेबोरेट करते हैं, तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो आपने जो लिखा है, आप उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन बनती है वो भी जरूर साथ जो है वो प्रेजेंट करें, लेकिन आपने साथ में इम्प्लीमेंटेशन को फिर डिस्क्राइब भी करना है। और अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली खेलें तो मैं ये आपको कह सकता हूं कि जहां से आपको पेपर मिलेंगे वहां से उनकी इम्प्लीमेंटेशंस भी आपको मिल सकती हैं। ठीक है सर। ठीक है, कोशिश करनी है। अगर आप यहीं पे हाथ पे हाथ रख के बैठ के ये कहेंगे जी कि ये काम पॉसिबल नहीं है हमसे, तो ये नहीं है, तो बेटा 50% है, सोच लीजिए, मुझे कोई मसला नहीं। जी सर, इंशाल्लाह कोशिश तो हम करेंगे जी कि जी अपने एंड पे जितना हो सके वो तो हमने करनी है सर, बिल्कुल वो तो आपने है ही करना है। है जी, और आपने ये लेकिन पूरा पूरा करना है, ये मैं आपको पहले बता दूं। इंशाल्लाह सर, हाँ इंशाल्लाह ठीक है, जरूर। सर इसीलिए इसकी कोशिश तो वेटेज इतनी हाई है। जी सर। सर डर इस बात का लग रहा है क्योंकि जी जी वेटेज बहुत ज्यादा आपने हाई रख दी है, जी हमारा ये जी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसी बात का डर है बेटा, डर कि इसलिए सिर्फ डाला गया है 50% कि ऐसे। आप काम करें, डर इसलिए डाला गया है काम करें, मैं इसकी वेटेज कम कर दूंगा तो लोग केयरलेस हो जाएंगे, तो ये वेटेज इतनी नहीं सीरियस सर इसीलिए बात की गई है, आपको डराने के लिए की गई है कि आप काम करें। सर बात ये नहीं है कि काम नहीं करना, बात ये है कि एक्सपीरियंस फर्स्ट था हमारा, तो इसलिए हम कह रहे थे थोड़ा सा ना आप रिलीफ दे दें यार हमें आप एफर्ट इसमें। करें ना, आप एफर्ट करके मुझे प्रेजेंट करें, मैं देखता हूँ आपने कितनी एफर्ट की। ठीक है सर, ठीक है थैंक सर। यू। ओके बाकी ओके सर सर, आपसे थैंक यू। फर्दर
गाइड ले लेंगे। मैंने बेटा आपको ओके। पहले लेक्चर के स्टार्ट में भी कहा है कि अब तो मैंने 4 दिन जाना है, बल्कि वो डॉक्यूमेंट भी पढ़ लें। तो 4 डेज मैं तो कैंपस में भी होऊंगा, प्लस आपके पास मेरा नंबर भी है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो आप जैसी गाइडेंस मुझसे चाहेंगे मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जी आपकी सर, हेल्प थैंक करूँ। यू, थैंक यू। जी सर, जरूर। कोशिश करें ओके। यार, डर के अभी से घबराना ना शुरू कर दें। अभी तो अभी आपने घबराना शुरू कर दिया तो आप तो फिर गए भाई, गए आप। वो सर बस नहीं नहीं गए नहीं सर, इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करेंगे। आपने वो जो ना हौसला दिया है, जी। क्योंकि वो 50% था ना वेटेज, इस वजह से डर लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा। हाँ वेटेज की वजह से सर वो थोड़ा सा हो रहा था, और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी फर्स्ट था हमारा, कभी बनाया नहीं। इंशाल्लाह ठीक ताला है, इसमें कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कोशिश ताला। करेंगे तो पता चलेगा ना बेटा चीज़ों का। जी ठीक है सर। चलें थैंक जी, चलें स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है जी। तो हम हमने जो ये पार्ट है, दिस इज अबाउट सेंटिमेंट एनालिसिस। ये होता क्या है प्रॉब्लम, और सेंटिमेंट कहते किसको हैं? लेट्स सी दैट पॉजिटिव और नेगेटिव मूवी रिव्यूज जो है, जिसकी दिस इज वन एग्जांपल ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, जो मूवीज के रिव्यूज आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल जो है वो समझा जाता है कि अगर कोई मूवी लेट्स से बॉक्स ऑफिस पे कामयाब हुई है कि नहीं हुई है, उसके रिव्यूज से पता चलता है कि मूवी जो है वो कितनी कामयाब हुई है। तो जैसे ये अगर आप नोट कीजिएगा, अनबिलीवेबली डिसअपॉइंटिंग और फुल ऑफ ज़ैनी कैरेक्टर्स एंड रिचली अप्लाइड सैटायर एंड सम ग्रेट प्लॉट ट्विस्ट, ये 4 सेंटेंसेस दिए हुए। तो जाहिर है कि अब हमने सेंटिमेंट एनालिसिस में यही करना होता है। नोट कीजिएगा ये जो आपको थंब नजर आ रहे हैं कि फर्स्ट जो कमेंट है जाहिर है वो नेगेटिव में है, सेकंड पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स थर्ड भी पॉजिटिव है, फोर्थ भी जो है वो नेगेटिव है। तो इस तरह की क्लासिफिकेशंस करना चीज़ों को, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं ये एरिया है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ख़ास तौर पे उन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जहाँ पर प्रोडक्ट्स कुछ बना रहे होते हैं कंपनीज, और वो ये जानना चाहती हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी मार्केट में क्या परसेप्शन है, क्या लोग उसे अच्छा समझते हैं या लोग उसे अच्छा नहीं समझते हैं। जैसे गाड़ी को नई मार्केट में आई है, अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में चाइनीज गाड़ियां जो हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्च हो रही हैं। तो जाहिर है वो भी इस किस्म की कोई स्टडी करना चाहेंगे कि जो गाड़ियां उनकी बिक रही हैं, लोग वैसे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उनको रिसीव कर रहे हैं वैसे इन गाड़ियों को। तो वो देखना चाहेंगे कि जी उनके जो ओवरऑल रेटिंग है जो कस्टमर्स की है वो क्या है, और उसकी बेसिस पे वो जाहिर है वो आने वाले अगले जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उनको वो चेंज करना चाहेंगे, अडेप्ट करना चाहेंगे। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट सेंटिमेंट एनालिसिस। और इसको करने का एक बहुत आसान तरीका मैं बता चुका हूं आपको, जो नाइव बेस मॉडल जो हमने अभी स्टडी किया है। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताते जाएं। नो सर, क्लियर है। ओके गुड, शाबाश, गुड। ओके, ये जिस तरह से ये गूगल प्रोडक्ट सर्च देखिएगा, नोट कीजिएगा ये कोई सर्च है, जैसे ये कोई कलर इंकजेट प्रिंटर है। जाहिर है ये जो एचपी है ये दुनिया में लीडर माना जाता है प्रिंटर्स में, और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें ये बनाती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये प्रिंटर्स की दुनिया में। तो ये कुछ उसकी समझ लीजिए कोई प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखें 377 रिव्यूज़ हैं, जिनमें से 4 स्टार 4 स्टार जो हैं आउट ऑफ 5, वो मेजर जिसे कहते हैं जो मेजोरिटी रिव्यूज़ हैं उन्होंने 4 स्टार की रेटिंग दी है इसको। और ये जो 377 रिव्यूज़ हैं, ये आगे कैटेगरीज आप देख सकते हैं। 5 स्टार्स मीन्स द बेस्ट, और 1 स्टार मीन्स वेरी पुअर। तो ये कुछ लोगों ने जो डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ईज ऑफ यूज़ के बारे में, वैल्यू के बारे में, सेटअप के बारे में वगैरह वगैरह, आप देख सकते हैं कि रेड जहाँ पर ज़्यादा है, जैसे कस्टमर सर्विस है, इसका मतलब है कि एचपी की जो कस्टमर सर्विस है बड़ी पुअर है। यानी किसको जो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आई है उन्होंने हेल्पलाइन पे कॉल की है, तो वहाँ से जो उन्हें सर्विस मिली है वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ से देखा जा सकता है कि कौन सी जो है फीचर जो है उस प्रोडक्ट का उसको लोग लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं। दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस। जी यहाँ पर एक और चीज़, जैसे ये भी एक वही चीज़ है, उसी को डिफरेंट तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, आप देख सकते हैं। तो ये रेटिंग्स यहाँ पर बताई गई हैं आपको, और ये भी बता दिया गया है कि इस क्लास के अंदर इतनी एग्जाम्पल्स हैं, यानी 55 लोगों ने 5 स्टार दिए हैं, 54 लोगों ने 4 स्टार दिए हैं, एंड सो ऑन। और बाकी जो रेटिंग है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, 57% जो है, या 57 जो रिव्यूज़ हैं उन्होंने परफॉर्मेंस पे रिव्यू दिया है, 43 लोगों ने ईज ऑफ यूज़ पे रिव्यू दिया है, एंड सो ऑन। तो ट्विटर सेंटिमेंट वर्सेस गैलप
poll of consumer confidence. Again, this is another example of finding out the sentiment. Again, रिएक्शन जिसे कहते हैं हम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गैलप पोल है वो ब्लैक में है, और जो ट्विटर सेंटिमेंट है वो देख सकते हैं। अच्छा, दी इंटरेस्टिंग बात ये, गैलप याद रखिएगा फिजिकली जो आप लोगों से राय लेते हैं, यानी आप इंटरव्यू करते हैं या उनसे कोई चीज़ फिल करवाते हैं फिजिकली, वो जो है अगर ग्राफ अगर आप देख सकें तो ब्लैक लाइन जो है उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जो ट्विटर पे सेंटीमेंट एनालिसिस किया गया है ट्वीट्स के ऊपर, ये फुली ऑटोमेटेड है। इसमें सिर्फ लोगों की ट्वीट्स चेक की गई हैं और उसके हिसाब से इसको एनालाइज किया गया। तो आप गौर से देखिएगा वो ब्लू में है, और देखें ये कि ब्लू और यहाँ आके तो कुछ हद तक आपको नजर आएगा कि कुछ वेरिएशन है यहाँ पर मे बी, कि ब्लैक कुछ हाई है और ब्लू कुछ और तरीके से बयान कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं गौर से देखिएगा तो बहुत हद तक वही तकरीबन प्रिडिक्शन दे रहा है ब्लू वाला ग्राफ, जो कि रियल में जो लोगों ने सर्वे फिल किया हुआ है हार्ड डेटा जिसे कहते हैं उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि आप बेशक गैलप सर्वे करवा लें या या एक अच्छे क्लासिफायर की मदद से, अगर आपके पास ट्रेनिंग डेटा है उसके ऊपर क्लासिफायर अच्छा सा लगा के करने, तकरीबन आपको सेम रिजल्ट ही मिलेंगे। जी बेटा, बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। ओके गुड जी। तो टारगेट सेंटिमेंट ऑन ट्विटर, ट्विटर सेंटिमेंट ऐप है जी ये। टाइप इन वर्ड एंड वी हाईलाइट द गुड एंड द बैड, नोट कीजिएगा यूनाइटेड एयरलाइंस। तो वो बताता है आगे सर्च करके, तो बताता है कि जो ये है नेगेटिव एरिया है वो 68% है, पॉजिटिव एरिया 32% है। तो जैसे ये है यूनाइटेड एयरलाइंस है वर्स्ट कस्टमर सर्विस, यानी बेसिकली यूनाइटेड एयरलाइंस के ऊपर जो लोगों ने जो उनके जो रिव्यूज हैं उसके बेसिस पे वो यहाँ कहता है मुझे टर्म बताओ, और अगर उसके पास वो डेटा है ट्विटर के पास तो वो ट्वीट्स को खुद करके एनालिसिस तो आपको बता देता है कि कितने लोगों ने पॉजिटिव कहा है, कितने लोगों ने उसको नेगेटिव कहा है। यानी ये बड़ी मजेदार ऐप है, और इसका लिंक हाइपर लिंक आपके पास अवेलेबल है, बेशक ट्राई कीजिएगा आप। बेशक आप यहाँ पर लिखें इमरान खान तो आपको पता चल जाएगा कि जो ट्विटर है उसके ऊपर पोल्स की बेसिस पे या ट्वीट्स की बेसिस पे जो है वो क्या रेटिंग इस वक्त आ रही है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस हैज मेनी अदर नेम्स। ये ओपिनियन एक्सट्रैक्शन, ओपिनियन माइनिंग, सेंटिमेंट माइनिंग, सब्जेक्टिविटी एनालिसिस, ये तमाम के तमाम काइंड ऑफ सिनोनिम्स हैं जी सेंटिमेंट एनालिसिस के। ओके, तो जरूरी नहीं है वर्ड सेंटिमेंट एनालिसिस हो। ओपिनियन माइनिंग का वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, सेंटिमेंट माइनिंग का वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। वाई सेंटिमेंट एनालिसिस, मूवी इज दिस रिव्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। लेट ये इंपॉर्टेंस बयान की गई है कि मूवी रिव्यूज जो हैं पॉजिटिव आ रहे हैं कि नेगेटिव। नेगेटिव अगर आ रहे हैं तो मूवी फ्लॉप हो जाएगी। प्रोडक्ट्स, व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द न्यू आईफोन, लेट्स से ये आईफोन एप्पल कह रहा है। उस पब्लिक सेंटिमेंट, हाउ इज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इज डिस्पेयर इंक्रीजिंग। ये जैसे पाकिस्तान में अभी अगर करवा दिया जाए जी लोगों के जो कंज्यूमर की कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट के बारे में वो क्या है, क्या जो है वो लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। पॉलिटिक्स, व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट दिस कैंडिडेट या इशू। एंड प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट इलेक्शन आउटकम्स और मार्केट ट्रेंड्स। ये देखिए ये बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना, ये अगर आपको कहा जाए कि जी कि मैं समझता हूँ कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनसे भी, खैर सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप कोई चीज प्रिडिक्ट कर सकें पहले ही, यानी आप इलेक्शन से पहले उसका आउटकम प्रिडिक्ट कर सकें, या मार्केट ट्रेंड, यानी अगर आपने कोई मार्केट में कोई चीज लॉन्च करनी है आप पहले ही बता सकें कि क्या ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, तो वन वे इज कि आप लोगों की माइंड जो हैं या जो उनकी ओपिनियंस हैं उनको माइंड कर लें। तो सेंटिमेंट एनालिसिस को यूज कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये प्रिडिक्शन के तौर पे भी बड़ी पावरफुल टेक्निक है ये। बेटा कोई क्वेश्चन हो तो बताते जाइएगा वरना मैं फिर आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है? सर क्लियर है, मूव करें आगे। ओके ठीक है बेटा। ये है जी टाइपोलॉजी, शेयर टाइपोलॉजी है ऑफ अफेक्टिव स्टेट्स। इसके अंदर डिफरेंट जो पर्सनालिटी के समझ लीजिए जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं उनको उन्होंने साइकोलॉजिकल टर्म्स के अंदर जो है वो बताया गया। इमोशन किसको कहते हैं, ब्रीफ, ऑर्गेनिकली सिंक्रोनाइज्ड, जैसे एंग्री, सैड, जॉयफुल वगैरह। इसी तरह मूड किसको कहते हैं, डिफ्यूज, नॉन कॉज, लो इंटेंसिटी, लॉन्ग ड्यूरेशन चेंज,
cheerful, gloomy, irritable, इस तरह से. Interpersonal stance जो है ये है friendly or distant or cold or warm and so on. Attitudes होते हैं liking, loving, hating, valuing, and personality traits जो हैं these are nervous, anxious, reckless and so on. अगर आप गौर से देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इवन जो ओपिनियन है या जो इमोशन है उसकी भी मैपिंग हुई हुई है और उसके भी डिफरेंट क्लासेस हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन योर मूड भी एक क्लास है, याद रखिएगा, इमोशन भी एक क्लास है एंड सो ऑन. तो ये साइकोलॉजिकली जिसे कहते हैं ये इसको शेरर टोपोलॉजी कहा जाता है. एंड शेरर इज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये टाइपोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की हुई है. सेंटिमेंट एनालिसिस इज द डिटेक्शन ऑफ एटीट्यूड्स. याद रखिएगा एटीट्यूड जी हमने पीछे बात की हुई, ये वाली टर्म है जी एटीट्यूड, इसकी बात हो रही है. तो enduring effectively colored disbeliefs, dispositions towards objects or persons. Disposition होता है एक रवैया या लाइक या डिसलाइकनेस समझ लीजिए towards objects or persons. होल्डर होता है यानी सोर्स ऑफ एटीट्यूड होता है, टारगेट होता है जिसको एस्पेक्ट ऑफ द एटीट्यूड कहते हैं. और एक टाइप ऑफ एटीट्यूड क्या होता है, फ्रॉम ए सेट ऑफ टाइप्स होता है जिसमें लव है, लाइक है, हेट है, वैल्यू है, और मोर कॉमनली सिंपल वेटेड पोलैरिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, टुगेदर एंड सो ऑन. ये टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स हैं. नोट कीजिएगा दो मेजर टाइप्स ऑफ एटीट्यूड हैं, ठीक है. जैसे एक ये टाइप है और एक ये टाइप है. एंड ऑफ कोर्स फिर टेक्स्ट होता है जी जो कि जिसके अंदर एटीट्यूड जो है वो होता है सेंटेंस और एंटायर डॉक्यूमेंट जिसको हमने एनालाइज करना है. तो सोर्स ऑफ द एटीट्यूड, target of the attitude, then we have type of the attitude, दो types हैं, then finally we have the text containing the attitude. जी बेटा मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी सर. Sorry about that. Okay. तो simplest task में क्या है? Is the attitude of this text positive or negative? ये सबसे आसान है क्वेश्चन जिसका जवाब आपको चाहिए, सेंटिमेंट एनालिसिस जिस पे अप्लाई करना है. मोर कॉम्प्लेक्स क्या है? यस ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे साथ में इसको 1 to 5 लेट से कोई रेटिंग है, 1 मींस मे बी लोवेस्ट, 5 मींस मे बी हाईएस्ट. तो आप कहते हैं मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव भी क्लासिफाई करो लेकिन ये 1 to 5 में क्लासिफाई करो. दिस कुड बी मोर चैलेंजिंग बट अगेन डुएबल है. ये आप देखा होगा आपने कि ये ऐसी रैंकिंग्स होती भी हैं. एडवांस्ड, डिटेक्ट द टारगेट, सोर्स और कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड टाइप्स. ये खुद ही डिटेक्ट करो ये सोर्स क्या है, इसका टारगेट क्या है, और मे बी उसकी और अदर कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड टाइप्स. तो इज द सिंपलेस्ट टास्क वही है. हम जिसकी बात करेंगे वो ये है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है कि नहीं. हम सिंपल जिस टास्क है उसको इस जिसे कहते हैं लेक्चर में इसको देखेंगे. अब बेसलाइन एल्गोरिथम क्या है जी, जैसे मूवी रिव्यूज क्या है, तो ये उसका जो है वो पेपर का रेफरेंस है जी. सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स है, और इसी तरह से सेंटिमेंटल एजुकेशन है, सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग सब्जेक्टिविटी समराइजेशन बेस्ड ऑन मिनिमम कट्स. तो नोट कीजिएगा इसके अंदर IMDb जो है मूवी रिव्यू, IMDb का पता है जी आपको? imdb.com पे आप कभी विजिट किया आपने? तो IMDb जो है वो इंटरनेट मूवी डेटाबेस को कहते हैं, और ये अगर आपने मूवीज के बारे में समझ लीजिए कुछ दुनिया की कोई भी मूवी हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो यू जस्ट गो टू imdb.com. तो अगर मूवीज की डेटा पे रिसर्च करनी है तो imdb.com के ऊपर दुनिया जहाँ की सारी मूवीज का सारा डेटा पड़ा हुआ है, उनके रिव्यूज और उनकी जो बॉक्स ऑफिस अर्निंग्स हैं, रैंकिंग्स हैं, हर लिहाज से उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पड़ी हुई है. तो इस पोलैरिटी डेटा 2.0 जो है ये भी यहाँ पर लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया है. यानी उन्होंने IMDb को सोर्स बना लिया डेटा का, वहाँ से उन्होंने डेटा माइन किया और उसके बाद उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि ये मूवी जो है ये कैसी होगी. बाय द वे एक ऐसा मुझे याद पड़ता है, अगर आई डोंट नो आप में से किसी अहमद को याद हो या जीशान भी हैं,
कि ऐसा एक प्रोजेक्ट जो FIP हुआ था, जिसको आई थिंक सुपरवाइज किया था अस्करी साहब ने, गिफ्ट में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने किया भी था। उन्होंने कोई नई आने वाली मूवी को बेसिकली उसकी रैंकिंग देख या रिव्यू बता दिया था कि इसका कितना आएगा ऑन IMDb। तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट था मेरे ख्याल में जो उन्होंने किया था। अगेन, तो IMDb इन द पैंग एंड ली डेटाबेस, तो नोट कीजिएगा ये कुछ यहाँ पर टेक्स्ट गिवन है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स को भी हाईलाइट किया गया है, जहाँ से ये बताया जा सकता है कि जो है ये रिव्यू जो है वो किस तरफ प्रॉबली वो लीड कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली बताया जा सकता है कि ये किस के रिव्यू जो है इसके अंदर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चैलेंज यही है कि आपने टेक्स्ट में से ये फाइंड करना है कि पॉजिटिव सेंस या कॉनोटेशन किस तरह से ली जा सकती है। तो यानी पूरे टेक्स्ट में से उसकी कॉनोटेशन आइडेंटिफाई करना, दिस इज द चैलेंज। अगर वो कर लेते हैं देन यू हैव गॉट इट। ये पॉजिटिव है, जाहिर है, कूल का वर्ड है, ये जाहिर है नेगेटिव है। इसी तरह से बेसलाइन एल्गोरिदम क्या होगा, यानी वो जो बात हो रही है कि आप करेंगे कि ये काम कैसे। नंबर 1 जी, आप टोकनाइज करेंगे। आपको पता है टोकनाइजेशन हम किसको कहते हैं, तमाम वर्ड्स को अलग-अलग कर देना। नंबर 2, आप फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी आप वो वाली इंफॉर्मेशन उसमें से निकालेंगे कि जिसकी बेसिस पे आपने ये फैसला करना है। ठीक है, और वो फीचर टेक्स्ट में बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब आप कोई मे बी कोई वर्ड ढूंढ रहे हो कोई खास किस्म के, या लाइक है या कूल है या ओके हैं या ग्रेट है, इस किस्म के वर्ड्स, या बैड है या डिसअपॉइंटिंग है, इस किस्म के वर्ड्स, या मे बी कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स ढूंढ रहे हो। ये कुड बी, देयर कुड बी मैनी मैनी फीचर्स। उसके बाद आप उसको डिफरेंट क्लासीफायर से आप क्लासीफाई करेंगे, जिसमें नाइव बेस को तो हम देख चुके हैं, ये मैक्सिमम एंट्रोपी है, ये भी किया जा सकता है। SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये भी बहुत कॉमन है आजकल जिसको इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर एक्चुअली द 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। समझ लीजिए बहुत आसान काम है ये, और इनफैक्ट आप इसको कर भी सकते हैं खुद भी बहुत आसानी के साथ। डेटा सेट चाहिए बस आपको, और वो डेटा सेट, मूवीज़ का जो डेटा सेट है वो आपको कैगल, नोट कीजिएगा एक चीज़ याद रखिएगा जी, आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स में भी काम करना है तो कैगल एक बहुत ज़बरदस्त डेटा वेबसाइट है मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ से भी आपको बहुत सारे डेटा सेट्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स, इम्प्लीमेंटेशंस जिसे कहते हैं, वो आपको वहाँ से मिल सकती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जी, ये भी एक साइट है जहाँ से आप मे बी इसको अच्छे तरीके से अगर आप देखें तो आपको अपने मतलब की सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से मिल सकती हैं। अब देखते हैं कि आप इसको इंटेलिजेंटली किस तरह से प्ले आउट करते हैं। 4 हफ्तों का टाइम है आपके पास, 4 हफ्ते में आप क्या सोचते हैं, किस तरह से आगे लेके चल रहे हैं आप? जी अ, सर आपने जो प्रोजेक्ट पोस्ट वगैरह किए हैं, यानी सजेशन प्रोजेक्ट्स आपने जो दिए हैं सर, जी, इन सब में इम्प्लीमेंटेशन है? सब में इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि मैं अभी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ देख रहा हूँ, जी। तो यहाँ पर सर कुछ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन लिखी भी हुई है, कुछ आई हम्म। थिंक वो है रिसर्च बेस्ड है ओनली। नहीं, अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं जी किसी टेक्निक को, मसलन आप कहते हैं जी कि ये 4 चीज़ें हमने देखी हैं, चारों में ABCD लेट से 4 टेक्निक्स यूज़ हुई हैं, और आजकल जो D टेक्निक है लेट से आप कहते हैं जी वो ज़्यादा यूज़ होती है, तो आपसे कहा जाएगा जी D टेक्निक की इम्प्लीमेंटेशन कोई एक बता दें, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकती है वो। या अगर उन ऑथर्स ने वो टेक्निक इम्प्लीमेंट की हुई है तो आप वो वाला कोड या उस कोड को आप डिस्क्राइब कर दें इन योर ओन वर्ड्स कि ये टेक्निक में यूं काम होता है। सर हम भी तो वैसे यही चीज आपसे कहे थे कि जी यानी मैं भी अभी यही चीज आपसे पूछ क्लियर जी करना चाह रहा हूँ कि सर रिसर्च बेस भी हैं बीच में, जी मैं साथ साथ देख रहा हूँ, तो जी सर ठीक है इम्प्लीमेंटेशन भी हमारी साथ साथ ही चलती रहेगी, जी जी। लेकिन अगर इन केस बीच में इम्प्लीमेंटेशन किसी की नहीं मिलती, तो एज एन जिस सर जिस हमारे इधर आते हैं रिसर्च पेपर्स आते हैं, बेटा आपको हर उसकी चीज़ की फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन फिर मिल जाएगी, मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है। एक वेबसाइट ठीक है है सर। पेपर्स विद कोड, उसका नाम ही ये है, अभी बेशक चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उसका नाम है बेटा पेपर्स विद कोड, गूगल पे कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल ठीक है में सर। अगर आप ये दोनों को कंसल्ट कर लेना तो जो टेंशन आपने अभी ले ली है ना अपने ऊपर, वो नहीं होंगी। वैसे अच्छी बात है, आपको टेंशन होनी चाहिए थी,
एक कोर्स इतना भी इजीली आप पास ना करें, मैं तो नहीं ना ये चाहता, क्या ख्याल सर है? यही ये भी तो तो पता चले ये ना है आपने पहले। आपने क्या सीखा है, आपने इतने देर ऑनलाइन एजुकेशन में मतलब आप आए हैं तो क्या सीख के गए हैं आप, देख पता लग जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलें जी। ठीक है सर। तो टोकनाइजेशन के क्या इश्यूज हैं? अब जाहिर है मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी टोकनाइज किया है, मेरे पास बहुत बड़ा डेटा सेट था, तो अच्छी खासी प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर वन, वो अगर डेटा सेट ऑलरेडी HTML में है, यानी वो आप नेट से उसको उठा रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं या ट्विटर से ट्वीट्स उठा रहे हैं या और चीज़ें हैं, तो उनके अंदर जो मार्कअप्स होंगे HTML के या XML के, यानी वो जो टैग्स लगे होते हैं कि पैराग्राफ है यहाँ से शुरू हो रहा है और ये आगे जा रहा है और हेड है और इस तरह से और चीज़ें हैं, इनको रिमूव कर किया जाता है, क्योंकि आपको तो टेक्स्ट चाहिए ना, आपको इन मार्कअप्स नहीं चाहिए, तो ये निकाल दिए जाते हैं। ट्विटर मार्कअप्स में नेम्स, हैशटैग्स वगैरह इनको निकाला जाता है। कैपिटलाइजेशन, तो इसका क्या करना है आपने? अब जैसे हमने बात की थी, याद कीजिएगा कि अगर कोई वर्ड ऑल कैपिटल लेटर्स में है, जैसे USA में है, ठीक है ना, तो लेट्स से ये ए नहीं है, US भी लोग लिखते हैं, तो आप कहें नहीं जी ये तो अस है, तो ये तो जमीन आसमान का फर्क है, ये US है और ये अस है, तो क्या करना है आपको? फोन नंबर्स और डेट्स को क्या करना है आपने, ठीक है, क्या इनको रिमूव करना है? हो सकता है डेट वाइज कोई काम करना पड़ जाए आपको। और इमोटिकॉन्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, ठीक है ना, तो क्या आप इनको रिमूव करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, क्या इनको यूज़ करना चाहेंगे? अगेन ये सारे इश्यूज हैं जो आपको नॉर्मलाइजेशन जब आप करेंगे, प्री प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर नॉर्मली जो है वो टोकनाइजेशन पहला स्टेप है जिसको किया जाता है, तो उसको करने के लिए आपको पहले डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, तो वहां पर इन तमाम चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जी यहाँ पर। इनके लिए क्या करना है आपने, आपको पहले ये रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि आपको ओवरऑल डेटा चाहिए किस शक्ल में। तो ये सेंटिमेंट टोकनाइजर और ये ट्विटर टोकनाइजर, ये आपको लिंक्स भी गिवन है, तो अगर आपने इनको अंडरस्टैंड करना हो और अपने काम में यूज़ करना हो इन फ्यूचर, तो ये इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक्सट्रैक्टेड फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन, हाउ डू आई हैंडल नेगेशन, आप इसको कैसे करेंगे? आई डिडंट लाइक दिस मूवी वर्सेस आई रियली लाइक दिस मूवी। तो ये डिडंट का जो वर्ड है, आपने अब इसको भी, या डू नॉट है, या इज समथिंग लाइक दिस, तो नेगेशंस वगैरह को भी आपने हैंडल करना है। विच वर्ड्स टू यूज, ओनली एडजेक्टिव्स या ऑल वर्ड्स? ये भी अगेन, ऑल वर्ड्स टर्न आउट टू वर्क बेटर एटलीस्ट ऑन दिस डेटा, तो ये है। एडजेक्टिव्स के बजाय आप ऑल वर्ड्स को कंसिडर करें। तो दीज आर अगेन ऑल द इश्यूज जो आपको टेक्स्ट प्रोसेसिंग के वक्त आएंगे जब आप टेक्स्ट पर सेंटिमेंट एनालिसिस को अप्लाई करना चाहते हैं। नेगेशन, add not to every word between negation and following punctuation, जैसे didn't like this movie but I, इसको यूं चेंज कर दें, didn't not like not this not movie, यूं कर दें इसको। तो ये बता रहा है कि नेगेशन के जो बिटवीन जो वर्ड्स हैं उनके साथ आप नॉट लगा दें, ठीक है। जैसे ये नोट कीजिएगा, जो ये था डिडंट था, इसके इर्द गिर्द जितने वर्ड्स थे, नॉट लाइक, नॉट दिस, नॉट मूवी, तो ये इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो डिडंट का वर्ड है वो नॉट मूवी, नॉट लाइक के साथ नहीं है, नॉट दिस के साथ नहीं है, नॉट मूवी के साथ नहीं है। तो ये वही है बेटा जो अभी हमने बात की थी नाइव बेस की, हम ये बात कर चुके हैं, देख चुके हैं, और हमने फाइनली भी ये देखा था कि नाइव बेस जो है वो फाइनल जो उसका जो फार्मूला था बेटा, आपको याद होगा जो अभी अप्लाई किया हमने, वो वुड वाज दिस फार्मूला। तो बाइनराइज्ड बूलियन फीचर, बूलियन फीचर से वही मुराद है कि वी हैव ओनली टू सेट्स ऑफ क्लासेस जिसके अंदर हमने क्लासिफाई करना है, फॉर सेंटिमेंट और प्रॉब्लम फॉर अदर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन डोमेन्स। तो इसके लिए काम होता है जी, वर्ड अकरेंस में मैटर मोर देन वर्ड फ्रीक्वेंसी, ओके। तो फ्रीक्वेंसी से ज्यादा जो है वो वर्ड का अकरेंस जो है ना, जैसे द एग्जांपल है द अकरेंस ऑफ द वर्ड फैंटास्टिक टेल्स अस अ लॉट, क्योंकि फैंटास्टिक हमेशा पॉजिटिव मीनिंग में इस्तेमाल होता है, तो फैंटास्टिक जहां भी आएगा, ग्रेट है, फैंटास्टिक है, इट मींस कि ये पॉजिटिव सेंस है। द फैक्ट दैट इट अकर्ड 5 times, हाँ यस, और अगर ये 5 मरतबा आया है किसी जगह पे, तो इसका ये जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है। एक्चुअली इसका खुद आना
वर्ड का अकर करना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उसकी फ्रीक्वेंसी के। तो अब बुलियन, अब जो मल्टीनोमियल नाइव बेस होता है उसमें क्या करते हैं, तमाम वर्ड के काउंट को जो है वो वन कर देते हैं, यानी अगर वो मल्टीपल टाइम आ रहे हैं लेकिन उनको कंसिडर वन टाइम किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कि हमारा फोकस होता है कि वर्ड के आने पे, ना कि वो कितने टाइम डॉक्यूमेंट में रिपीट हुआ है। तो दिस इज एक्चुअली अ सिंपल एल्गोरिदम जो कि ये करेगा। अगेन ये वही है जो अगर आपने देखा हो एल्गोरिदम जो हमने नाइव बेस के लिए यूज किया था, तो दिस पार्ट रिमेन्स द सेम, तो मैं इसको रिपीट नहीं करता। आई एम गोइंग टू दिस पार्ट अगेन, और इसमें इन्होंने जो ऐड किया है वो ये वाला पोर्शन ऐड किया है। दिस इज द न्यू थिंग जो कि ऐड हुई है। बाकी वही एल्गोरिदम जो है वो प्रीवियस जो नीचे है वही है जो हमने रिपीट किया था। ये लैम्डा याद रखिएगा, दिस अल्फा जो है ये लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, विच इज दी स्मूथिंग फैक्टर। तो करना क्या है, जाहिर है अब हमने पिछली स्लाइड में देखा जी कि हमने तमाम वर्ड्स को क्या करना है, एक पर क्लिप कर देना है, यानी सिंगल कर देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट जो वर्ड्स हैं नोट कीजिएगा रिमूव कर देने पड़ेंगे। फॉर ईच वर्ड डब्ल्यू इन डॉक्यूमेंट रिटेन ओनली सिंगल इंस्टेंस ऑफ डब्ल्यू, दैट्स इट। ये हम फिल्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात नोट कीजिएगा, ये एक्स्ट्रा समझने स्टेप है जो इस एल्गोरिदम के अंदर ऐड किया गया है। तो ये होगा बुलियन मल्टीनोमियल नाइव बेस। और याद रखिएगा मल्टीनोमियल जो है वो अगर आपको याद हो तो वो बाइनरी यानी क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये वही है अगेन, फर्स्ट रिमूव ऑल डुप्लीकेट वर्ड्स एंड देन कंप्यूट नाइव बेस यूजिंग द सेम इक्वेशन। और ये अगेन वही बात है, वही इक्वेशन है, क्लास जो कैलकुलेशन ऑफ क्लास है यूजिंग नाइव बेस है, वो हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास मल्टीप्लाई बाय जो तमाम वर्ड्स हैं उनकी जो तमाम फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उनके उनके साथ मल्टीप्लिकेटिव जो उसका जो होगा प्रोडक्ट उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम डुप्लीकेट वर्ड्स को जो है वो डी में से रिमूव कर देंगे। तो ये वही एग्जांपल है, याद कीजिए, जो हमने की थी। और अगर आपको याद हो तो अब हम करेंगे क्या, नोट कीजिएगा, ये नॉर्मल एग्जांपल ये थी जिसमें हमने देखा था कि वर्ड्स कॉमन है, ये देखिए। लेकिन जब हम बुलियन मल्टीनोमियल नाइव बेस में जाएंगे तो नोट कीजिएगा क्या करेंगे, तो जो रिपीटेड वर्ड्स हैं एक देखिए टेक्स्ट में, उन तमाम को जो है वो क्लिप कर दिया जाएगा। ये देखें, चाइनीज रहेगा तमाम सेंटेंसेस में, लेकिन जहां पर 2 दफा चाइनीज था या 3 दफा चाइनीज था, अब वो सिंगल चाइनीज में चेंज हो जाएगा ये। अब अगर आपको कहा जाए कि इस सेंटेंस की जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालें कि ये सी को बिलोंग करेगा या जे को, क्योंकि लास्ट टाइम बेटा हमने जो किया था वो सी को उसने क्लासिफाई किया था। तो अगेन दिस कुड बी एन एग्जांपल जिसको आप दोबारा मेरे ख्याल में एक दफ़ा करना चाहें, क्यों जी? तो यूँ समझ लीजिएगा ये आपका होमवर्क है। तो आपने ये करना है कि जो पिछले हमने नाइफ बेस की स्लाइड में ये वाली एग्जांपल की थी, अब उसे उठाएं, इसमें से ये वाला टेबल नोट कर लें और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिएगा कि वो सी में जाता है या जे में जाता है। ओके, कर लेंगे? जी क्लास, जी सर कर लें। ओके ओके। बाइनराइज बुलियन फिशर, ये वही बात है, बाइनरी सीम्स टू वर्क बेटर देन फुल वर्ड काउंट्स, दिस इज नॉट द सेम एज multivariate Bernoulli naive Bayes, multivariate Bernoulli naive Bayes doesn't work well for sentiment or other tasks. अदर पॉसिबिलिटी ये है कि लॉग फ्रीक्वेंसी ऑफ ये वाला W ऑफ ये इसको भी अप्लाई किया जा सकता है, ये हम आगे देखते हैं। इसके आई थिंक एक एग्जांपल भी गिवन है कि ये एक और पॉसिबिलिटी है, हम लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लें एक वर्ड की। एक और तरीका जो होता है वो यूज़ किया जाता है, अगर आपको याद हो, ये नॉर्मली जो क्लस्टरिंग जिसे कहते हैं, जो एल्गोरिदम है, जैसे के फोल्ड हम जिसे बात करते हैं, तो के फोल्ड एल्गोरिदम जो है उसके अंदर ब्रेक अप द डेटा इनटू, लेट्स से ये डिपेंड करता है के का मतलब क्या है। यहाँ पर नॉर्मली के को 10 लिया गया है, 10 उसके फोल्ड बना लें, फोल्ड से क्या मुराद है, हिस्से बना लें। फॉर एग्जांपल नोट कीजिएगा, एक लेट्स से ये टोटल 100 है वैल्यूज, तो आप ये करें कि आप 10 का एक हिस्सा बना लें, ये बाकी 90 जो है वो इस तरफ आ गए। इसी तरीके से शुरू वाले 10, इसके बाद क्या हुआ, पहले 10 छोड़ दें, अगले 10 उठा लें,
उसके बाद क्या करें, 20 पहले छोड़ दें, अगले 10। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि हम तकरीबन तमाम का तमाम डेटा जो है, नोट कीजिएगा, उसको हमने टेस्ट के तौर पे यूज किया है। गौर से देखें, पहले 10, फिर अगले 10, फिर अगले 10, फिर अगले 10 एंड सो ऑन। तो ऑल ऑफ द डेटा अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, हमने 100% डेटा को टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो choose the fold for each fold, choose the fold as a temporary test set और train on 9 folds, compute the performance on the test fold। ठीक है, तो 9 folds ये जैसे करके उसके बाद जो 10वां फोल्ड होगा, जो टेस्ट फोल्ड होगा, उस पे इसकी परफॉर्मेंस को चेक कर लें। तो रिपोर्ट द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट रन्स और आपको आपकी एक्यूरेसी मिल जाएगी ऑफ योर क्लासिफायर। तो दिस इज वन अनदर वे कि आप इसको डेटा को फोल्ड बाय फोल्ड में क्रॉस वैलिडेशन जिसे कहते हैं उसमें चेंज कर सकते हैं। तो मैक्स एंड एसवीएम टेंड टू डू बेटर देन नाइव बेस, ये नोट कीजिएगा। मैक्सिमम एंट्रोपी और एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन जो हैं वो नाइव बेस से बेहतर जो हैं वो रिजल्ट देती। व्हाट मेक्स रिव्यूज हार्ड टू क्लासिफाई? सटलिटी, जैसे परफ्यूम रिव्यूज इन परफ्यूम्स द गाइड। ठीक है, एक जो है वो सटलिटी कहते हैं सिंप्लिसिटी को। इट्स वेरी सटल, वेरी सिंपल काइंड ऑफ। तो इन ये है, if you're reading this because it's your darling fragrance, please wear it at home exclusively and tape the windows shut। इसका क्या मतलब है? How do you classify this? Is this a positive or negative? जी, दिस इज नेगेटिव एक्चुअली, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी अगर आपको ये परफ्यूम बहुत पसंद है, तो ये आपका डार्लिंग फ्रेग्रेंस है, बहुत पसंद है जी आपको, तो आप क्या करेंगे, घर पे लगाएं इसको सिर्फ अपने, और उसके बाद तमाम विंडोज को जो है वो टेप कर दें ताकि वो खुशबू सिर्फ आप तक रहे, बाहर ना निकले। इसका मतलब क्या है कि इट्स नॉट समथिंग जो कि दूसरे लोगों को भी पसंद हो। इसी तरह से कैथरीन हैपबर्न, वेरी वेरी फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑफ आई थिंक 1960s, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। तो शी रन्स द गैमेट ऑफ इमोशंस फ्रॉम ए टू बी, के वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसके पास दुनिया जहाँ के सारे इमोशंस हैं, वो अपनी एक्टिंग से सारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकती है। दिस इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव जिसे कहते हैं रिव्यू। तो ये अगेन, दिस फिल्म शुड बी ब्रिलियंट, इट शुड साउंड अ ग्रेट प्लॉट, देन अगेन इट कैन होल्ड अप। नोट कीजिएगा जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं उनको ब्लू से हाईलाइट किया गया है और जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको रेड से हाईलाइट किया गया है। तो आप फर्स्ट सेंटेंस जो है उसको किस में या मूवी को किस में क्लासिफाई करेंगे? ओके बेटा, लेस देन अ मिनट का मैसेज आ गया, प्लीज इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। ओके सर।